नमस्कार दोस्तों, मैं राजू वर्ड्स एनालिसिस विद राजू में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग लास्ट क्लास स्टार्ट किए थे अनुपात एवं समानुपात से। उसमें कुछ टॉपिक हम लोग कवर किए थे। टॉपिक का मतलब उसका जो बेसिक था, अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है, और साथ साथ हाँ अनुपात से संबंधित कुछ टर्म्स हैं उनके बारे में भी कल बात किए थे और वे चीज़ें कल हो गई थी। जो लोग नहीं देखे हैं लास्ट क्लास की वीडियो तो वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे रहे हैं, वहाँ भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं आज उसके आगे का कुछ टॉपिक, यानी समानुपात जो हुआ था लास्ट टॉपिक हम लोगों का कल, उसमें थोड़ा सा कुछ बचा रह गया था, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको हम समानुपात की याद दिला दें। समानुपात था क्या? हम बोल रहे थे, देखिए जब अनुपात होते थे तो अनुपात तो अपना उनका एक अलग वजूद है, ठीक है। लेकिन जब दो अनुपात आपस में समान हो जाते थे तो ऐसी दशा में सब मिलके समानुपात कहलाते थे। चलिए हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे, थोड़ा वहीं से आगे बढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा सा पीछे से रिवीजन कर दें। समानुपात क्या बोले थे हम? दो अनुपात जब बराबर हो जाएं, ठीक है, बराबर हो जाएं, ये हम बताए थे समानुपात के बारे में। चलिए थोड़ा सा हम एक उसका फॉर्म लिख दें, यानी ए अनुपात बी एक अनुपात है, दूसरा सी अनुपात डी एक दूसरा अनुपात है। लेकिन जब इन दोनों के बीच इस तरह का साइन लगा दिया जाता है, समानुपातिक चिन्ह लगा दिया जाता है, तो ये सब आपस में समानुपात हो जाते हैं और इसके प्रत्येक पद को समानुपाती पद या समानुपात कहते हैं, ठीक है। यानी समानुपात टर्म जो है ये सब उसके प्रत्येक पद हैं जो उसको समानुपाती पद कहते हैं। चलिए यहाँ तक बातें हो गई थी, अब इसके आगे की हम बात करेंगे। इसमें कुछ चीज़ें रहती हैं, ज्ञात करना होता है हमको। जैसे अगर बोल दिया हमको प्रथम समानुपाती पद ज्ञात करना हो, तो उसके लिए देखिए सबसे पहले थोड़ा सा हम इसका आपको एक बार फॉर्म दिखा दे रहे हैं कैसे कैसे होता है। बाकी हम एक मतलब याद रखने के लिए आपको थोड़ा सा मतलब डायरेक्ट बता देंगे, क्योंकि अगर हम इसका पूरा फॉर्म बताएंगे तो शायद उससे आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन फिर भी एक बार हम आपको दिखाना चाह रहे हैं क्या होता है, कैसे होता है प्रथम समानुपाती पद, द्वितीय समानुपाती या मध्य, उसको द्वितीय नहीं बोलते मध्य बोलते हैं, मध्य समानुपाती या मध्य अनुपाती बोलते हैं, तृतीय अनुपाती बोलते हैं, ये सब चीज़ें हैं वो हम बात करेंगे। चलिए थोड़ा सा एक बार हम उसका फॉर्म दिखा दे रहे हैं, बाकी हम उसको याद करवा दे रहे हैं यहीं आपको, आप लोग कन्फ्यूज नहीं होंगे। जैसे हम बात कर रहे हैं प्रथम समानुपाती पद, यानी प्रथम समानुपाती पद, ठीक है, या प्रथमानुपाती, ये एक इसका और भी नाम बोल सकते हैं हम लोग, प्रथमानुपाती, ठीक है। इस तरह से भी हम इसको बोल सकते हैं। चलिए ये दोनों पद एक ही हैं, ठीक है। ये क्या होता है, देखिए इसमें सबसे पहले आप जान लीजिए, जब आपको प्रथम मध्य और तृतीय अनुपातिक पद निकालने की बात करेगा तो वहाँ पर आपको दो संख्याएं रहेंगी, यानी तीसरा तो आपको ज्ञात ही करना रहेगा। वो पूछ रहा है, मतलब अगर देखा जाए तो सारी सब मिला के तीन संख्याएं होंगी, लेकिन जो अज्ञात में देखिए, अज्ञात तो आपको जो ज्ञात करना रहेगा वो तो मतलब जो ज्ञात करना वो तो अज्ञात है ही आपके पास, वो उसको छोड़ने के बाद आप हमेशा दो ही संख्याओं में संक्रियाएँ करेंगे। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं इसका क्या फॉर्म होता है, इसका फॉर्म देखिए होता है, पहला हमको निकालना प्रथमानुपाती, तो हम लिख दे रहे हैं प्रथमा, इसके बाद अनुपात ए होता है, इसके बाद समानुपात, फिर ए अनुपात बी होता है। इसका फॉर्म ऐसा कुछ होता है, आपको पता है जब ऐसी कंडीशन होती है यानी समानुपात का, तो वाह पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणन। तो वाह मतलब फर्स्ट इंटू बी बराबर मध्य मतलब ए स्क्वायर। तो आप कह सकते हैं, आपको फर्स्ट ज्ञात करना, ए मतलब क्या है, प्रथमानुपाती है, बराबर ए स्क्वायर अपान बी। देखिए इस तरह से आता है। इसी तरह आप निकाल सकते हैं मध्यानुपाती, ठीक है, मध्यानुपाती, ठीक। मध्यानुपाती निकालने के लिए उसका फॉर्म हो जाएगा आपका ए अनुपाते यम। यम किससे हम कर रहे हैं, जो मध्यानुपाती उसको यम से हम डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। फिर समानुपाते यम अनुपाते बी, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, यानी कि वाह पदों का गुणनफल ए बी बराबर यम स्क्वायर। आप कह सकते हैं यम बराबर अंडर रूट ए बी। अंडर रूट ए बी मतलब क्या है, दो जो संख्याएं दी रहेंगी उनका जो वर्गमूल होता है वही मध्यानुपाती होता है। देखिए ये सब फॉर्म है, ये सब अगर आपको हम बताएंगे तो आप लोग शायद भूल जाएं। चलिए ये हम देखिए आगे भी कर सकते हैं आप थोड़ा सा। चलिए हम तृतीयानुपाती का भी बता दे रहे हैं, उसका फॉर्म क्या होगा, उसका फॉर्म होगा ए अनुपाते, फिर होगा बी अनुपाते, बी अनुपाते
ये होगा तृतीयानुपाती। इसका क्या करेंगे, इसका आ जाएगा लास्ट में आपका थर्ड बराबर बी स्क्वायर अपान ए आ जाएगा, ठीक है। इसी चतुर्थानुपाती वाला यहाँ 4 हो जाएगा, वहाँ 3 संख्याएं हो जाएंगी। चलिए ये सब हम आपको बस एक इसका रूप दिखा रहे हैं, बाकी हम याद आपको डायरेक्ट करवा रहे हैं। ऐसे अगर बताएंगे तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, हमको पता है, बाद में भूल जाएंगे कौन सा स्क्वायर होकर कौन सा बटे में आया था और कौन सा नहीं आया था, तो इसमें आप कन्फ्यूज जाएंगे। इससे बचने के लिए आपको हम सीधा और सरल इसको बता रहे हैं, ठीक है। चलिए बस आपको ये दिखाना चाह रहे थे कि ये पद जो होते हैं यानी प्रथमानुपाती होते हैं, जो मध्यानुपाती होते हैं, या तृतीयानुपाती होते हैं, या चतुर्थानुपाती होते हैं, ये सब होते क्या हैं, बस ये दिखाने के लिए थोड़ा सा हम इसका रूप लिखें। बाकी चलिए हम आपको डायरेक्ट इसको याद करवा रहे हैं, ऐसे आप लोग कन्फ्यूज ज़्यादा हो जाएंगे। पहला पद क्या हमारा रहेगा, प्रथमानुपाती, ठीक, प्रथमानुपाती। चलिए यहाँ लिख रहे हैं। इसके बाद मध्यानुपाती है, मध्यानुपाती है, फिर तृतीयानुपाती है, तृतीयानुपाती है, ठीक। इसके बाद चतुर्थानुपाती है। ये सब हमको ज्ञात करना रहेगा, समानुपात के जब फॉर्म में रहेगा तो हमको ज्ञात करना रहेगा। चलिए अब इसका थोड़ा सा रूल आप जानिए। ये 3 जब ज्ञात करने के लिए आपके पास आ जाएं तो आपके पास ज्ञात संक्रियाएं किन में होंगी, संक्रियाएं मात्र 2 संख्याओं में ही होंगी, तीसरी तो आपको ज्ञात ही करनी रहेगी। तो ये जान लीजिए इसमें क्या है, ज्ञात करने के लिए लिख दे रहे हैं, ज्ञात करने के लिए संक्रियाएं केवल 2 संख्याओं में होगी, में ही होगी, ठीक। संक्रियाएं केवल 2 संख्याओं में ही होगी, ठीक है। बाकी जो चतुर्थानुपाती ज्ञात करने के लिए इसमें संख्याएं 3 हो जाती हैं, एक ज्ञात करनी रहती है, उसको छोड़ के संख्याएं 3 होती हैं। चलिए ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा। इन तीनों में संख्याएं 2 होती हैं, उन्हीं में संक्रियाएं होती, इनमें संख्याएं 3 हो जाती है संक्रिया होने वाली। चलिए अब हम आपको बताएंगे किसमें क्या करना रहेगा, आपको इतना ध्यान दीजिएगा। प्रथमा मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती में 2 संख्याओं का ही ऑपरेशन करके आप आंसर फाइंड करेंगे, लेकिन जब चतुर्थानुपाती आ जाएगा वहाँ पर आपको 3 संख्याओं में संक्रियाएं करनी पड़ेंगी। चलिए ये तो हो गई बात, ये याद रखने वाली, आप लोग ध्यान रखिएगा। इसको हम मिटा रहे हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं एक एक ज्ञात करने क्या होता है। देखिए जब प्रथमानुपाती होता है तो मान चलिए संख्याएं, देखिए अगर हम बात करते हैं 2 संख्याएं हम मान रहे हैं संख्याएं ए और बी हैं, ठीक है। इसमें 3 संख्याएं हम मान रहे हैं ए, बी एंड सी है। देखिए यहाँ पर संख्याएं ए और बी है, यहाँ पर संख्याएं ए, बी, सी है, 3 है, यहाँ 2 है। चलिए अगर हम बात कर रहे हैं हमको प्रथमानुपाती ज्ञात करना रहेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको प्रथमानुपाती है तब प्रथम वाले की स्क्वायर करिए, ए स्क्वायर बटे दूसरे वाले से कर दीजिए भाग, ठीक। यानी प्रथमानुपात में क्या होगा, आपका पहले वाले का स्क्वायर, इसके बाद भाग कर देंगे बी से, जो सेकंड वाला बचेगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम तृतीयानुपाती। देखिए चलिए उसके पहले हम मध्यानुपातिक बात कर रहे हैं। तो मध्यानुपातिक सीधा सा मतलब है जो बीच में है वो कैसे निकलेगा, दोनों को वर्गमूल से निकलेगा, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी मध्यानुपाती हमें स्क्वायर रूट में रहेगा। इसके बाद एक क्या है आएगा, तृतीयानुपाती। देखिए एक अब इसको आप द्वितीय में या मध्य में काउंट दिमाग में बस ये रखिए हाँ मध्यानुपाती का है, लेकिन जब रूल वाली बात हम करेंगे इस तरह से कि मतलब जब पहला था तो पहले का स्क्वायर बटे बी कर दिए, इसके बाद हम तीसरे में आएंगे ना तो यहाँ दूसरे का स्क्वायर बटे ए कर देंगे, दूसरे का स्क्वायर बटे ए मतलब दूसरी संख्या बी है उसका स्क्वायर बटे ए कर दे रहे हैं, ठीक है। तो आप समझिए इस चीज़ को, हम ये कह रहे हैं जब आपको प्रथमानुपाती ज्ञात करना था तो आप क्या किए, पहली संख्या आपकी ए थी उसको स्क्वायर करके बटे बी कर दिए, ठीक है। इसके बाद क्या आपको मध्यानुपाती निकालना था तो मध्यानुपाती दोनों के मध्य से ही निकलेगा, यानी कि दोनों के मध्य मतलब दोनों ही आपस में एक साथ आएंगे, यानी एक है देखिए यहाँ ऊपर नीचे दोनों ना, लेकिन यहाँ दोनों एक साथ आ गए, दोनों के मध्य में से निकल के आएगा मध्यानुपाती, यानी दोनों का जब स्क्वायर रूट अप करेंगे उनके गुणनफल का तो मध्यानुपाती निकल के आता है। इसके बाद हम बात करते हैं तृतीयानुपाती की। तो तृतीयानुपाती ज्ञात करने के लिए
आप जो दूसरी संख्या रहती है उसका स्क्वायर बटे पहली संख्या कर देते हैं। ये हो गया यहाँ तक। चलिए चतुर्थानुपाती की बात कर रहे हैं तो यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ जो लास्ट के दोनों हैं उनका गुणा करिए, इसके बाद पहली वाले से भाग कर दीजिए, ठीक है। यानी बी सी अपान ए, यानी बी सी अपान ए जो स्टार्ट का रहेगा उसको हम भाग में ले जाएंगे। देखिए यहाँ तीसरे में भी यही ए भाग है, चौथे में भी ए भाग है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। यानी तीसरे और चौथे में दोनों ए भाग में हैं। ऊपर बी स्क्वायर था, यहाँ स्क्वायर यहाँ सी हो गया, बस यही अंतर इसमें है। चलिए एक बार हम फिर से आपको बोल दे रहे हैं, आप लोग सुनिएगा। जैसे आप प्रथमानुपाती जब ज्ञात करना होता है ए स्क्वायर बटे बी, मध्यानुपाती अंडर रूट ए बी, तृतीयानुपाती बी स्क्वायर अपान ए, चतुर्थानुपाती बी सी अपान ए, ये होता है इनका नियम। चलिए इनसे रिलेटेड कुछ हम क्वेश्चन करते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं प्रथमानुपाती ज्ञात करने के लिए, चलिए कहाँ लिखे हम, चलिए हम यही कर रहे हैं, थोड़ा समझिए आप। जैसे हमारे पास क्या है, अगर हम बोल दें कि संख्या 5 और चलिए 15 कर रहे हैं, 15 और 3 का प्रथमानुपाती ज्ञात करिए। चलिए 15 और 3 का प्रथमानुपाती ज्ञात करिए। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? 15 और 3, देखिए ए है, ए बी है, बस कुछ नहीं करना है। 15 का स्क्वायर 15 गुणे 15 बटे 3, क्या करेंगे 3 पचे 15 और 15 पचे 75। देखिए ए निकल के आ गया। कुछ नहीं करना है यहाँ पर, बस आपको फार्मूले पर रख देना है। चलिए अगर हम मध्यानुपाती की बात कर रहे हैं, आपसे हम कह दें 64 व 36 का मध्यानुपाती ज्ञात करना रहेगा, तो आप क्या करेंगे ऐसी कंडीशन? कुछ नहीं, मध्यानुपाती मतलब दोनों के मध्य से निकलेगा। दोनों के मध्य मतलब दोनों का अंडर रूट करिए, इनके गुणनफल का 64 × 36। तो आपको पता है 64 का 8, 36 का 6, 8 गुणे 6 बराबर 8 × 6 = 48। ये आ गया मध्यानुपाती। चलिए थोड़ा सा आगे हम कर रहे हैं। अगर हम तृतीयानुपाती की बात कर रहे हैं, हम कह दें आपसे कि 16 व 24 का तृतीयानुपाती। चलिए इसको निकालिए। तो तृतीयानुपाती में आपको बताए थे, आपको सेकंड वाली जो संख्या रहती है उसका स्क्वायर करके लास्ट में जो मतलब शुरू वाला ए रहता है उसमें बटे कर देते हैं। यानी सेकंड वाला बी ए है, यानी 24 गुणे 24 बटे 16। आप काट सकते हैं, 8 दूनी 16, 8 तिरिक 24, 2 12, यानी 12 तिहाई 36। देखिए 8 दूनी 16, 8 तिरिक 24 के बाद यहाँ काटे 12, 12 तिहाई 36। ये हो गया तृतीयानुपाती। चलिए हम बात कर रहे हैं चतुर्थानुपाती की। अगर हम चतुर्थानुपाती की बात कर रहे हैं तो एक बात आप लोग बताइए, क्या उसमें 2 ही संख्याएँ रहेंगी? नहीं, चतुर्थानुपाती ज्ञात करने के लिए उसमें 3 संख्याएँ होती हैं। 3 संख्याएँ चलिए हम ले रहे हैं। जैसे हम कह रहे हैं 15, 18 व 21, इसका क्या ज्ञात करना हमको? इसका ज्ञात चलिए यहाँ हम 20 कर दे रहे हैं, 20 का चतुर्थानुपाती। चलिए इसको ज्ञात करने के लिए आपको क्या बताए थे, लास्ट की जो संख्याएं होती हैं उनका गुणनफल बटे पहली संख्या, यानी BC अपान ए। BC मतलब 18 गुणे 20 बटे ए मतलब 15। चलिए 3 पचे 15, 3 छक 18, यहाँ पर 5 चौको 20, यानी कि 6 चौको 24। ये आ गया आपका चतुर्थानुपाती। बस इसमें देखिए क्वेश्चन ऐसे आते हैं। हाँ, क्वेश्चन कुछ कॉम्प्लिकेटेड बन सकते हैं इससे। चलिए हम उसको भी 1-2 क्वेश्चन करवा रहे हैं, बस आपको प्रैक्टिस पे करवा रहे थे ताकि आप लोग एक बार समझ सकें कि प्रथमानुपाती, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती होता क्या है। ऐसे अगर कभी कभी ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब कुछ भी नहीं रहता है, बस कैलकुलेशन रहती है 1 लाइन की, बस आपको इसी फार्मूले पर रख के निकाल लेना होता है। कभी कभी थोड़ा घुमा देता है तो किसी अलग फॉर्म में देता है, लास्ट में निकल के इसी रूप में आता है। चलिए हम तो 1-2 और क्वेश्चन इससे कर रहे हैं, थोड़ा सा जो थोड़ा टफ हो वो करना चाह रहे हैं।
चलिए ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, अच्छा क्वेश्चन है। x और y दो ऐसी संख्याएं हैं जिसका मध्य अनुपात 8 और तृतीय अनुपात 512 है। जिसका मध्य अनुपात 8 और तृतीय अनुपात 512 है। इसके बाद क्या बोला है, x और y का मान ज्ञात कीजिए। चलिए x और y का मान ज्ञात करिए। चलिए यहाँ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल ही अच्छा है और बहुत ही आसान है। आप लोग बस एक बार सोचिए इसको, इसके बाद तुरंत लग जाएगा। देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन मतलब पढ़ना सीखिए। अभी ये हंसी वाली बात होगी, क्वेश्चन भी पढ़ना आता है, हाँ क्वेश्चन भी पढ़ना सीखा जाता है, क्योंकि बिना सीखे आप उसको समझ ही नहीं पाएंगे। पढ़ने देखिए, आप कुछ भी पढ़ लें ऐसा नहीं होता है ना। क्वेश्चन पढ़ने का मतलब क्वेश्चन को पढ़ने के साथ साथ आप समझिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। बोल रहा है x और y दो ऐसी संख्याएं जिसका मध्य अनुपात 8 है। आपको पता चल गया ना, मतलब जो x y संख्याएं हैं, अगर दो, आपको पता है प्रथमानुपात, मध्यानुपात और तृतीयानुपात के लिए दो संख्याएं होती है। यहाँ पर दो संख्याएं दिया है x और y, ये तो हो गया। इसके बाद पूछ रहा है इनका मध्यानुपात 8 है। मध्यानुपात आपको फार्मूला पता है, दोनों संख्याओं के गुणनफल का अंडर रूट हम करते हैं, वो मध्यानुपात निकल जाता है। चलिए एक स्टेप हम कर लेते हैं। बोल रहा है इनका मध्यानुपात 8 है, तो चलिए हम क्या कर रहे हैं, 8 बराबर अंडर रूट x इंटू वाई, यही तो बात हुई ना, क्योंकि 8 इसका मध्यानुपात दिया है, हमको पता है मध्यानुपात कैसे निकलता है, दोनों संख्याओं के गुणनफल का हम अंडर रूट ले लेते हैं, वो आता है मध्यानुपात। इसको विस्तार कर लीजिए, 8 8 64 बराबर एक्स वाई। आप क्या कह सकते हैं, एक्स वाई का जो गुणनफल है वो 64 है। चलिए एक चीज़ हो गया। अगला हम पढ़ रहे हैं, बोला तृतीयानुपात 512 है। तो तृतीयानुपात आप लोग जानते हैं क्या होता है, बी स्क्वायर अपान ए। बी स्क्वायर अपान ए, यहाँ बी मतलब क्या है, वाई, वाई स्क्वायर अपान एक्स इज इक्वल टू 512। चलिए यहाँ पर हो गया वाई स्क्वायर अपान एक्स बराबर 512। तो क्या इससे आपको कोई चीज़ मिल रही है, नहीं, आपको तो नहीं मिले, लेकिन हाँ आपको एक चीज़ मिल सकती है यहाँ पर। अगर यहाँ हम y से गुणा कर दें तो ये एक्स वाई बन जाएगा, एक्स वाई बन गया। एक्स वाई का मान आपको पता है, ऊपर वाई क्यूब बन जाएगा। चलिए हम ऊपर नीचे वाई से गुणा कर रहे हैं, अगर ऊपर नीचे हम वाई से गुणा कर रहे हैं, ये हो जाएगा वाई क्यूब बटे यहाँ हो जाएगा एक्स वाई बराबर 512। तो ऐसे रहेगा क्योंकि इसमें हम छेड़खानी नहीं किए हैं, इसी में ऊपर नीचे गुणा करेंगे। आपको पता है अंश और हर में समान संख्या से गुणा करने के बाद कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए ये हो गया। आपको पता है एक्स वाई का मान कितना है, 64 है। तो वाई क्यूब बटे 64 बराबर 512। चलिए यहाँ हो गया वाई क्यूब बराबर क्या हो गया, 512 गुणे 64। अब y बराबर क्या हो जाएगा, इसका क्यूब रूट हम लेंगे तो 512 का क्यूब रूट क्या होगा, 8 होगा। और इसके बाद 64 का क्यूब रूट होता क्या, 4 दूनी 16, 4 चौक को 16, 16 चौक को 64 यानी 4। तो हम क्या कह सकते हैं, y बराबर निकल के आ गया 8 चौक 32। चलिए अगर y बराबर 32 निकल के यहाँ से आ गया तो x बराबर क्या हो जाएगा, अरे भाई 64 बटे 32 बराबर हो जाएगा 2। आपसे x और y का ही तो मान पूछा ना, तो आप लिख लीजिए x बराबर 2, y बराबर 32। ये निकल के आ गया आपका x और y का मान। देखिए क्वेश्चन में कोई दम नहीं थी, बस क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया था। घुमाने का मतलब थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन ही करना था, इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको समझना था कि हमको क्या यहाँ करके आगे बढ़ना है। स्टेप बाय स्टेप हम करते गए और निकल के आ गया x और y का दोनों का मान। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि b
ए तथा सी का मध्यानुपाती है। चलिए क्वेश्चन लिख दें हम, यदि बी ए तथा सी का मध्यानुपाती है तो a माइनस बी का होल क्यूब, अनुपाते b माइनस सी का होल क्यूब का मान ज्ञात करें। चलिए क्वेश्चन पहले देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है यदि b a तथा c का मध्यानुपाती है, यानी हम दूसरे भाषा में कह सकते हैं a और c का मध्यानुपाती b है। यहाँ क्वेश्चन में ऐसा मेंशन किया है। चलिए इसके बाद हमसे पूछ रहा है a माइनस बी का होल क्यूब अनुपाते b माइनस सी का होल क्यूब का मान ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं एक एक स्टेप, फिर देखते हैं क्या होता है। पहले आप जानिए b a और c का जब मध्यानुपाती है तो इसको कैसे हम लिख सकते हैं। b बराबर अंडर रूट ए सी लिख सकते हैं, वही तो बोला है ना, ए सी का मध्यानुपाती बी है या बी ए सी का मध्यानुपाती, बात एक ही है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर बराबर ए सी लिख सकते हैं। चलिए ये भी लिख सकते हैं, चाहे ए, दोनों किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगर हम इस, अब हमारा क्वेश्चन कहाँ है, मतलब हमको ज्ञात क्या करना, ए ज्ञात करना। चलिए इसको हम लिख रहे हैं ए माइनस बी का होल क्यूब, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बटे में, अनुपात मतलब बटे में होता है, b माइनस सी का होल क्यूब। चलिए ये हो गया। आपको पता है b बराबर यहाँ क्या है, b बराबर अंडर रूट ए सी है या b स्क्वायर बराबर ए सी है। तो चलिए हमको b यहाँ भी मिल रहा है, b यहाँ मिल रहा है, स्क्वायर में तो b मिल नहीं रहा, तो हम b जो मिल रहा है उसी के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। चलिए ये तो है ही, ए यहाँ पर है माइनस b का मतलब क्या है, अंडर रूट ए सी है, अंडर रूट ए सी, ये क्या है होल क्यूब, बटे यहाँ क्या है, यहाँ भी वही है अंडर रूट ए सी, फिर माइनस सी का इस होल क्यूब है। ठीक, चलिए यहाँ तक हो गया। आप देख सकते हैं आप यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं। अगर इसमें से आपको कॉमन लेना रहे तो अंडर रूट ए कॉमन हो सकता है, क्योंकि यहाँ तो अंडर रूट ए है ही, यहाँ अंडर रूट ए मिल जाएगा आपको। यहाँ क्या ले सकते हैं, यहाँ अंडर रूट सी कॉमन ले सकते हैं, यहाँ भी अंडर रूट सी आपको मिल जाएगा। चलिए हम कॉमन लेते हैं। जैसे अगर हम यहाँ अंडर रूट ए कॉमन ले रहे हैं, देखिए अब इसकी पावर 3 है, तो घात जब हम कोई अगर घात में से कॉमन लेते हैं तो घात चढ़ के ऊपर आती है। चलिए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसकी पावर 3, ठीक है। इसके बाद क्या है, ये अंदर ही रहेगा। ये देखिए अब अंडर रूट ए लिए है ना, तो ए बराबर क्या होता है, ए बराबर अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए। तो अगर ए बराबर ए हम लिख सकते हैं, इसका मतलब जब एक हम ले लिए, एक ही तो बचेगा ना, यही बचा। यहाँ क्या बचा, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट सी का होल क्यूब। चलिए ए यहाँ पर बचा, फिर बटे, ठीक। इसके देखिए ये दोनों के बाहर इतना आप ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए हम इसको बाहर ही कर दे रहे हैं, यानी कि इस तरह से कर दें, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर इसको हम बाहर कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए हम क्या, यहाँ जिस तरह यहाँ पर ए कॉमन लिए हैं अंडर रूट में, उसी तरह यहाँ पर अंडर रूट में हम सी कॉमन ले सकते हैं। जब अंडर रूट में सी हम कॉमन लेंगे तो ये भी पावर 3 है, तो इसके ऊपर पावर 3 चढ़ जाएगी। चलिए इसके बाद अंदर बचा क्या, यहाँ सी ले लिए, सी तो चला गया, अंडर रूट ए बचा ही अंदर, अंडर रूट ए यहाँ बचा है, यहाँ सी था, सी बराबर अंडर रूट सी इंटू अंडर रूट सी, एक अंडर रूट हम बाहर ले लिए तो अंदर एक अंडर रूट सी बच जाएगा। इसके बाद यहाँ का क्यूब ये बच जाएगा। चलिए अब देख रहे हैं ये अंडर रूट ए माइनस सी का होल क्यूब, अंडर रूट ए माइनस सी का होल क्यूब, क्या इससे दोनों कट जाएंगे, आपस में कट गए। चलिए इसके बाद यहाँ क्या बचा है, देखिए यहाँ बचा है अंडर रूट ए का पावर 3 बटे यहाँ अंडर रूट सी की पावर 3 है। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2 होता है। आपको घातांक क्यों करने बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं इसको, कि मतलब अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2 होती है। जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे ना तो a की पावर 3/2 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है पावर 1/2 होती अंडर रूट। जब इसका करेंगे 1/2 तो यहाँ ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। इस तरह ये भी हो जाएगा। चलिए इसका भी हम कर दें, c की पावर 3/2। आप इसको संबंध में अनुपात में ही लिख सकते हैं। जैसे आप क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं a की पावर 3/2 अनुपात c की पावर 3/2।
ये निकल के आ जाएगा आपका आंसर। देखिए कुछ था नहीं, ये तो मेन रूप से कैलकुलेशन कह सकते सरलीकरण की तरह कैलकुलेशन ही थी। आपको बस यही इसी का उपयोग करना था, जो मध्यानुपाती आपको बोला था बस उसी मध्यानुपाती का आपका प्रयोग करके यहाँ पर आगे बढ़ना था, और कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। केवल क्वेश्चन में कैलकुलेशन थी जो आपको सरल करने के लिए दिया था। चलिए हम मिटाते हैं, अब थोड़ा सा कुछ अलग कॉन्सेप्ट बताएंगे। चलिए हो गया। देखिए आप अनुपात समानुपात ये चीज़ें जान गए। चलिए उसमें भी कुछ अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे अगर हम बात करें मिश्र अनुपात की, तो मिश्र अनुपात क्या होता है। देखिए मिश्र अनुपात का क्वेश्चन डायरेक्ट तो कम ही आता है, लेकिन आप लोग जान लीजिए, अगर क्वेश्चन आपको जानना जरूरी है मिश्र अनुपात क्या होता है। देखिए जैसे अगर हम बात करें ए अनुपात बी, इसके बाद बोल दें आपसे और सी अनुपात डी का मिश्र अनुपात क्या होगा। मिश्र अनुपात जब ऐसा दे आपको ए अनुपात बी और सी अनुपात डी का मिश्र अनुपात, तो ऐसी दशा में आप सीधा सा एक काम करिए, अंश का अंश के साथ गुणा कर लीजिए और हर का हर के साथ गुणा कर लीजिए, बस अनुपात निकल गया। यानी आप इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए बटे बी लिख सकते हैं और सी बटे डी लिख सकते हैं। आपको हम बताएं ऐसी दशा में जब मिश्र अनुपात पूछे आपको, अंश का अंश में गुणा हर का हर में गुणा, यानी अंश का अंश मतलब ए का सी में गुणा, अनुपात बी का डी में गुणा, बस ये हो गया आपका मिश्र अनुपात। तो ऐसी दशा में आप ध्यान रखिएगा, आपको सीधे सीधे अंश का अंश में हर का हर में गुणा कर लेना है और कुछ भी नहीं होता है मिश्र अनुपात। चलिए अब एक बहुत ही ज़रूरी होता है जिसको आप सम्मिलित अनुपात या खंडित अनुपात भी बोलते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें देखिए ये तो कम ही क्वेश्चन आएगा, जो आएगा डायरेक्ट आप कर सकते हैं, इसको समझ लेंगे कि मिश्र अनुपात में हमेशा आप अंश का अंश में गुणा हर का हर में गुणा करेंगे। लेकिन एक और अनुपात होता है जिसको आप सम्मिलित अनुपात या खंडित अनुपात के नाम से जानते हैं। चलिए हम थोड़ा सा लिख दें। देखिए नाम अलग है लेकिन सब तो है अनुपात ही, ठीक है, बस उनका कुछ स्पेशल वजह से नाम रख दिया जाता है, या खंडित अनुपात। ये आप कह सकते हैं ये दोनों अलग अलग खंडों में अनुपात बंटे होते हैं इसलिए इनको खंडित बोलते हैं, या फिर इनका आंसर एक खंड में मिला के पूछ लेता है इसलिए सम्मिलित अनुपात बोलते हैं। तो मिला जुला के बाद उनके गुण से ही उनका नाम पड़ा है, कुछ अलग नहीं है। चलिए इसको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये अनुपात में जो होता है सम्मिलित या खंडित अनुपात क्या होता है। देखिए ये आप नाम से कोई बहुत ज़रूरी नहीं आपको नाम याद हो, लेकिन हाँ वो अगर पूछ ले तो आपको तरीका याद होना चाहिए कि कैसे हम सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। चलिए अगर हम आपसे बोल दें ए अनुपात बी बराबर 2:3 दे दिया, ठीक है। इसके बाद दे दिए हम बी अनुपात सी बराबर 2:1 दे दिए हैं। तो ऐसी दशा में बताइए आप क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे। अगर हम आपसे पूछ लें ए अनुपात सी क्या होगा। देखिए ए अनुपात सी, चलिए इससे पहले हम थोड़ा सा आप देखिए ये आपको बस सोचने के लिए ना एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं आपके सामने। जैसे यहाँ पर ए और बी का अनुपात आपस में दिया है, बी और सी का अनुपात आपस में दिया है, लेकिन ए और सी का कहीं संबंध नहीं दिया डायरेक्ट। तो आपसे पूछ लिया ए अनुपात सी क्या होगा, तो आप कैसे निकालेंगे इस चीज़ को। देखिए इस चीज़ को निकालने के लिए कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। चलिए वही हम बात करेंगे। अभी थोड़ा सा आपको सस्पेंशन क्रिएट कर रहे हैं कि आप सोचिए कैसे हो सकता है। अगर यही आपसे हम कह दें कि ए अनुपात बी बराबर 3:4 है, बी अनुपात सी बराबर 4:5 है, तो ऐसी दशा में अगर हम पूछ लें आपसे ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, चलिए तो क्या होगा। देखिए अब आपको ध्यान देना है कि अगर ए और बी अगर पूछता ए और बी का अनुपात दिया ही आपको, बी और सी पूछता बी और सी का भी अनुपात दिया है, ए और बी अलग है बी और सी अलग है, लेकिन हमको एक साथ ए बी सी का अनुपात पूछ रहा है। तो क्या ऐसी चीज़ है जो इनको जोड़ सकती है, इनको जोड़ने वाली चीज़ क्या है। देखिए बी यहाँ पर भी है बी यहाँ पर भी है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जब इस तरह से आएगा तो आपको निकालना कैसे देखेंगे, आपको कोई एक ऐसी संख्या जरूर रहेगी जिनका अनुपात एक दूसरे को लिंक करेगा।
यानी यहाँ बी भी ए के साथ लिंक है, और यहाँ का बी ए के साथ लिंक है, यहाँ का बी सी के साथ लिंक है, यानी बी दोनों जगह लिंक है, दोनों के साथ है बी। तो बी के आधार पे हम सबका अनुपात निकाल सकते हैं। अब बी का आधार कैसे हम बनाएंगे इसको आधार, देखिए, क्योंकि आपको पता है अगर ए और बी का रहता तो ए और बी का तो दिया ही है, बी और सी का दिया है, हमको प्रॉब्लम फंस रही तीनों का एक साथ लाने के लिए। तीनों के एक साथ हम कैसे ला सकते हैं, जब हमको बी का ए से पता हो और बी का सी से पता हो, तो उसके तुलना के आधार पर हम ए और सी का भी संबंध आपस में निकाल सकते हैं। चलिए, इस चीज़ के लिए ध्यान रखने के लिए सबसे पहले आप एक दो बातें जान लीजिए। ऐसी दशा में आपको कोई ना कोई एक अनुपात लिंक में होना चाहिए, जैसे यहाँ पर बी दिया हो, और अगर बी का अनुपात दोनों जगह सेम हो जाए, अगर बी का अनुपात दोनों जगह सेम हो जाए तो सबका अनुपात डायरेक्ट हम लिख लेते हैं। जैसे यहाँ देख रहे हैं ए और बी अनुपात, ए अनुपात मतलब 3 है, बी अनुपात मतलब 4 है। ठीक, देखिए यहाँ क्या, यहाँ भी बी 4 है, यहाँ सी 5 है, यानी बी दोनों जगह 4 है। अगर यहाँ भी सेम अनुपात, यहाँ भी सेम अनुपात है, तो हम अनुपात को डायरेक्ट उसी फॉर्म में लिख लेते हैं। ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर कितना हो जाएगा, 3 अनुपाते 4 अनुपाते 5। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर इस तरह का कोई रूप दिया हो, आपको दोनों में मतलब जो लिंक करने वाला अनुपात सेम हो, तो अनुपात को डायरेक्ट आप उसी रूप में उतार लीजिए, अनुपात वही होगा। चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको सिखा रहे हैं कैसे कैसे आपको सोचना है इसमें। अगर हम आपसे बोल दें ए अनुपाते बी बराबर 3 अनुपाते 2, ठीक है, बी अनुपाते सी बराबर 4 अनुपाते हम बोल दें 5। चलिए, तो आप क्या करेंगे ऐसी दशा में, आप कैसे ज्ञात करेंगे कि ए अनुपाते बी अनुपाते सी क्या है। देखिए, वहाँ पर आपको हम बताए थे कि जो लिंक करने वाला अनुपात अगर दोनों में सेम हो तो आप अनुपात को डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ बी तो यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, यानी लिंक अगर जब भी करेगा बी ही करेगा ए और सी को। तो बी यहाँ बी का मान 2 है, यहाँ बी का मान 4 है, मान मतलब अनुपात। तो आप जब अनुपात बराबर नहीं है तो आप डायरेक्ट अनुपात नहीं लिख सकते हैं। तो ऐसी दशा में आप क्या कर सकते हैं, आपके पास एक रास्ता है कि आप अनुपात को बराबर कर लीजिए, यानी बी का जो वैल्यू है ना वो आप बराबर कर लीजिए। तो आप बराबर कैसे कर सकते हैं, आप चाहते हैं तो इसमें 2 से भाग करके इसको 2 के बराबर कर सकते हैं, या फिर इसमें 2 के गुणा करके इसमें इसको 4 के मतलब इसको 4 के बराबर कर सकते हैं। तो आपको सरल यही रहेगा कि यहाँ बटे लिखने से अच्छा यहाँ 2 से गुणा कर लीजिए। यानी अगर हम आपसे बोल दें यहाँ गुणे 2 हम कर रहे हैं, तो देखिए आप ये मत सोचिए कि यहाँ 2 से गुणा करें तो यहाँ भी करना ज़रूरी है। अरे भाई, ये 3/2 है, इसका मतलब अगर हम 2 से गुणा कर रहे हैं ना तो दोनों में गुणा कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ हम 2 में कर रहे हैं, नहीं, इसका मतलब पूरे अनुपात में कर रहे हैं। जब आप ऊपर नीचे दोनों में 2 से गुणा कर रहे हैं तो आप चाहे इसको काट भी सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी जब आप दोनों में ऊपर नीचे गुणा कर रहे हैं तो अनुपात वही रहेगा। चलिए, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं अगले स्टेप में, ए अनुपाते बी बराबर, अब 2 का गुणा करने के बाद क्या हो गया, 3 दूनी 6, फिर 2 दूनी 4। देखिए पहला तो ए हो गया ए, दूसरा क्या था ए अनुपाते बी अनुपाते सी क्या है, बी अनुपाते सी यहाँ पर 4 अनुपाते 5 है। अब आप देख रहे हैं यहाँ भी 4 है बी का मान, यहाँ भी 4 है बी का मान। अब जब लिंक करने वाला जो अनुपात समान हो जाता है तो ऐसी दशा में हम अनुपात को डायरेक्ट लिख देते हैं, ए बी सी बराबर 6 अनुपाते 4 अनुपाते 5। चलिए, ये हो गया तरीका लॉन्ग, यानी कि ये हो गया लंबा तरीका जो आपको कॉन्सेप्चुअल है, आपको जानना चाहिए कहाँ से चीज़ें आ रही निकल के। ठीक है, यहीं से चीज़ें निकल के आती हैं कि आपको लिंक करने वाली अनुपात को हमेशा बराबर कर देना है। अगर वे अनुपात आपस में बराबर हो जा रहे हैं तो आप अनुपात डायरेक्ट निकाल लेंगे, और कभी भी आप अगर अनुपात निकालेंगे तो आपको अनुपात या तो बराबर दिया रहेगा या तो आपको बराबर करना होगा। आप मेथड कोई भी लगा रहे हों, हो सकता है आप लगाने के बाद आप नहीं समझ पाएँ कि हमारा बराबर हुआ कि नहीं, लेकिन हाँ, बराबर होने के बाद ही आप निकाल पाएंगे, वो हो जाता बराबर। चलिए, इसी चीज़ को हम एक और तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा वो देखिए, वही तरीका आपको सीखना है। ये सब चीज़ें कॉन्सेप्चुअल है, ये सब चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट जानने के लिए हैं, हाँ कैसे हो रहा है, लेकिन जो समय की बचत के लिए चीज़ें हैं। हमारे पास क्या दिया है, ये हम लिख रहे हैं, हमसे क्या पूछा है, ए अनुपाते बी अनुपाते सी पूछा ना। ठीक, हम लिख लेंगे ए बी और सी,
ए अनुपात बी कितना दिया, 3:2 दिया है। ठीक है, जैसे जैसे अनुपात दिया है उसी के नीचे वैसे वैसे ही हम लिखेंगे। देखिए यहाँ पर दिया है ए अनुपात बी बराबर दिया 3:2, ए अनुपात बी बराबर हम 3:3 हम 2 लिख रहे हैं। इसके बाद दिया अगला बी अनुपात सी बराबर 4:5। अब बी अनुपात सी, तो बी हम इसी के बगल में तो नहीं लिखेंगे क्योंकि बी तो एक बार हम लिख ही लिए हैं। चलिए हम अगला स्टेप एक नीचे लाइन करके लिखते हैं। देखिए हम यहाँ दिया है ना, यहाँ बी का दिया है, सी का दिया, सी तो हमारे पास खाली बचा है ना, लेकिन बी का अगर उसे सीध में हम लिखेंगे तो यहाँ 2 वाले के पास आएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है एक अनुपात एक ही लाइन में रहेगा, दूसरा अनुपात दूसरे निचले लाइन से स्टार्ट होगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। चलिए यहाँ हम लिखें 3:2 हो गया। इसके बाद बी अनुपात सी बराबर 4:5। देखिए बी 4 सी 5 है। अब देखिए ऐसी दशा में आपको निकालना था, तो हम आपसे क्या कहे थे, देखिए ये पहले का अनुपात यहाँ तक है, पहले का अनुपात यहाँ तक दूसरे का अनुपात है। हम उसमें क्या करवाए थे, आपसे हम करवाए थे 2 से गुणा। चलिए ये चीज़ें हैं, थोड़ा सा हम एक चीज़ और आपको समझाना चाह रहे हैं इसी में। कभी आप समीकरण सॉल्व किए हैं? समीकरण जैसे हम बता रहे हैं, बोल दें आपसे 3x धन 2y बराबर समथिंग मान लीजिए 5 ही लिख दीजिए। इसके बाद हम यहाँ लिख दे रहे हैं 2x धन 3y बराबर, चलिए हम 6 लिख दें। तो आप समीकरण कभी सॉल्व किए इस टाइप के? तो ऐसे समीकरण सॉल्व करने के लिए आप क्या करते थे, कोई एक चीज़ बराबर करते थे, बराबर करने के लिए उनके गुणांकों का आपस में गुणा कर लेते थे। जैसे यहाँ पर एक बार हम यहाँ से 2 से गुणा इसमें कर देते हैं और 3 का गुणा इसमें कर देते हैं। जैसे देखिए अगर आप 2 का गुणा इसमें कर दे रहे हैं, 2 3 6x धन 4y बराबर 10। इसके बाद 3 का गुणा इसमें कर दे देते हैं, 3 दूनी 6x धन 3 त्रिका 9y बराबर 3 6 18। देखिए अब ये दोनों बराबर हो गया। बस वही चीज़ यहाँ भी आप अपना सकते थे। यहाँ पर अपनाए थे आप इसको b को बराबर कर रहे थे, तो आपको b को बराबर करने के लिए अगर 2 से जब आप गुणा किए तो b ऑटोमेटिक बराबर हो गया, आपको एक्स्ट्रा गुणा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आपको अगर ऐसी दशा में कभी कभी नहीं होता है तो आपको दोनों गुणनखंडों का ही गुणा करना पड़ जाता है। जैसे चलिए एक चीज़ हम वहाँ उसको कराने से पहले इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है, थोड़ा सा और आपको हम समझा दें। अगर हम आपसे बोल दें ए अनुपात बी बराबर 3:2, ठीक है, बी अनुपात सी बराबर हम आपसे बोल दें 2:3। चलिए ऐसी दशा में आप क्या करेंगे, अगर आपको हम बोल दें ए अनुपात बी अनुपात सी निकालिए, तो आप क्या 2 से गुणा करने के बाद इसको बराबर, देखिए यहाँ पर बी नहीं, दोनों बराबर हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा हम चेंज कर दें, 5 कर दें, यानी कि 5। चलिए यहाँ हो गया b का जो 2 है, यहाँ b का 5 है। तो क्या ऐसा कोई गुणांक है या ऐसी कोई संख्या है जिससे किसी एक में ही गुणा करने के बाद आपको b को बराबर कर सकते हैं? देखिए अब 2 के पहाड़ा में तो 5 तो आता ही नहीं है, तो आप इसको कैसे करेंगे? तो ऐसी दशा में करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें 5 से गुणा कर लीजिए। ठीक है, 5 से गुणा का मतलब पूरा में गुणा हो जाएगा। इसमें आप 2 से गुणा कर लीजिए, 2 से गुणा, क्योंकि देखिए इसका जो गुणांक है इसमें गुणा कर लिए, इसका गुणांक इसमें गुणा कर लिए। देखिए वही चीज़ हमको समझा रहे हैं ना, अभी जो पिछले समीकरण में समझा रहे थे वही चीज़ें यहाँ समझा रहे हैं। जब आपको सीधे सीधे एक ही संख्या का गुणा करने के बाद आपको संख्या वो प्राप्त हो जा रही थी, आपको दूसरा गुणा करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वह उसी के गुणा में आ जा रहा था। यहाँ पर कंडीशन क्या फंस रही है, यहाँ पर ये फंस रहा है कि अगर आप 2 का कोई सा भी गुणा कर रहे हैं तो 5 के बराबर नहीं आ रहा, तो ऐसी दशा में दोनों गुणांकों का इंटरचेंज करते हुए गुणा करते हैं। जैसे आप यहाँ इसको बराबर करना ना, तो आप 5 का गुणा इसमें कर दीजिए, इसको बराबर करना 2 गुणा इसमें कर दीजिए। अब देखिए 5 3 15 अनुपात 5 दूनी 10, यहाँ पर फिर यहाँ नहीं, हाँ ठीक है, इसके बाद 2 5 10 अनुपात 2 3 6। देखिए ए अनुपात बी है यहाँ पर, बी अनुपात सी है यहाँ पर, बी का मान यहाँ 10 है, बी का भी मान यहाँ 10 है, मतलब दोनों बी अब यहाँ पर 10 हो गए। तो यही चीज़ आपको हम समझा रहे हैं, बराबर करने के लिए आपको दोनों से गुणा करना पड़ जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं एक अनुपात क्या है, बी ए अनुपात बी बराबर 3:2 है, यहाँ पर बी अनुपात सी बराबर 4:5 है। तो ऐसी दशा में आप देखें यहाँ पर सीधे सीधे 2 का गुणा जब आप कर दिए थे तो आपका अनुपात सेम आ गया था, लेकिन अगर इस रूल से आप चल रहे हैं इसका मतलब आपको दूसरे वाले में किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ जाएगा। ठीक है, दूसरे वाले में 2 से गुणा करना पड़ जाएगा। देखिए दूसरे वाला मतलब ये है, इसमें 2 से गुणा करिए, इसमें 4 से गुणा कर लीजिए, बस। ये आया कहाँ से, देखिए ए हम गुणा कर रहे हैं, ए गुणा कर रहे हैं ना,
देखिए यानी जो दूसरा वाला है बी अनुपात सी, उसमें 2 से गुणा कर रहे हैं इसके गुणांक से, और जो ए अनुपात बी है पहला है, वो दूसरे के गुणांक यानी 4 से गुणा कर रहे हैं। क्योंकि देखिए अनुपात आपका ऐसे ऐसे चल रहा है ना, ए का वैल्यू ऐसे जाएगी, बी की वैल्यू ऐसे, सी की वैल्यू ऐसे जाएगी। आपको पता है यहाँ पर बी 2 बार प्राप्त हो रहा था, यहाँ सेम 2 बार प्राप्त हो रहा था, तो बी 2 बार प्राप्त हो उससे हमको कोई मतलब नहीं, लिखना तो एक ही बार बी को है, तो हम यहाँ बी की एक ही बार लिख रहे हैं, लेकिन बी हमको 2 बार प्राप्त हो रहा है वहाँ पर। चलिए लिखेंगे एक ही बार, तो इसलिए एक बार लिखे हैं, ठीक है। तो हम ये कह रहे थे जब आपका वो बराबर करना होता है, जो लिंक करने वाला अनुपात उसको बराबर करना होता है, तो या तो आप डायरेक्ट की संख्या गुणा करके कर लीजिए, अगर नहीं हो पा रहा है तो आप उनके गुणांकों का चेंज कर लीजिए, यानी जो ऊपर वाला बी है उसका गुणांक नीचे वाले में कर लीजिए। जैसे ऊपर वाला क्या था, ऊपर वाला 2 था, तो उसका गुणांक हम सी वाले में कर लिए, और इसके बाद नीचे वाला 4 था, उसका गुणांक हम दूसरे ए वाले में कर लिए। चलिए तो आप कैसे क्या करेंगे, देखिए 4 तिहाई 12, इसके बाद 4 दूनी 8, इसके बाद 5 दूनी 10, आप काटिए इसको, किसमें कट जाएगा, 2 से कटा, 2 छक 12, फिर 2 चौक 8, 2 पच्चे 10, 6 अनुपात 4 अनुपात 5। यहाँ पर देखिए क्या आया था, अब यहाँ जब गुणा किए थे ना 6 अनुपात, देखिए 6 अनुपात 4 अनुपात 5, यहाँ भी 6 अनुपात 4 अनुपात 5, यहाँ भी। बस यही आपको समझा रहे थे इतनी देर से कि ऐसा कैसे हो रहा है। अब हम आगे डायरेक्ट करेंगे, आप वहाँ सीख लीजिए, ठीक है। बस इतना टाइम लगा इसलिए क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझाना था कि कहाँ से निकल के आया है ये सब। चलिए 1-2 क्वेश्चन इस पर हम करवा रहे हैं, इसके बाद देखेंगे। अगर हम आपसे बोल दें ए अनुपात बी बराबर 5 अनुपात 7, फिर बोल दें बी अनुपात सी बराबर 10 अनुपात, नहीं 10 मत करिए, 3 अनुपात 4, तो ए और सी का मान, ए अनुपात सी का मान क्या होगा। चलिए ऐसी दशा में आप क्या करेंगे, आपको हम अभी जस्ट बताए हैं कि क्या करना है आपको। सीधे सीधे आप उतना झंझट मत पालिए, आप सीधे इसी रूप में लिखिए ए बी सी, ठीक। ए अनुपात बी अनुपात सी हो गया। ए अनुपात बी मतलब कितना दिया है, 5 अनुपात 7 दिया है। इसके बाद दिया है बी अनुपात सी क्या दिया है, 3 अनुपात 4 दिया है। अब देखिए यहाँ आपको अभी आप सोचेंगे किससे किससे गुणा करना है, बस यही तो चीज़ आपको समझानी थी। आप सोचिए किससे किससे गुणा करना पड़ेगा, तो कुछ नहीं, आपके जिसके बगल में जो खाली उसी से भर दीजिए। यानी 7 के बगल में देखिए एक खाली 7 से भरिए, और 3 के बगल में एक खाली 3 से भरिए, बस कुछ नहीं करना आपको। एक बार फिर से सुन लीजिए, पहले आप इसी तरह लिखिए, देखिए चलिए इसको मिटा देंगे फिर से। हम क्या लिखें, ए अनुपात बी अनुपात सी ऐसे लिख लेंगे। इसके बाद ए अनुपात बी बराबर कितना था, 5 अनुपात सी था, फिर 5 अनुपात 7 था। इसके बाद बी अनुपात सी कितना था, 3 अनुपात 4 था, हम लिख लिए। हम कह रहे हैं इस वैकेंट प्लेस को कैसे भरेंगे, जो खाली है उसके बगल में जो है उसी से भर देंगे। यानी 7 के बगल में खाली 7 से भरेंगे, 3 के बगल में खाली 3 से, यानी ये लाइन इस तरह से भरी जाएगी, ठीक, इस तरह से, ऊपर नीचे नहीं, इस तरह से भरी जाएगी, ठीक है, बगल बगल से। चलिए ऊपर नीचे हम नहीं बोले, हम बगल बगल बोले, बगल बगल से ही भरी जाएगी। अब इसको आप करिए, 5 3 15, फिर 7 3 21, 7 4 28। अब आपको क्या ज्ञात करना है, ए अनुपात सी। ए अनुपात सी कितना है, ए की वैल्यू 15 है और सी की वैल्यू 28 है। आप चाहें 3 से काट सकते हैं, कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, यही अनुपात आपका आ जाएगा। ये है 15 अनुपात 28, इस तरह से आप लिख सकते हैं। चलिए 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवा दें हम। एक्स अनुपात वाई बराबर 8 अनुपात 7, वाई अनुपात जेड बराबर 4 अनुपात 3, तो यक्स अनुपात वाई अनुपात जेड का मान क्या होगा। चलिए ये आपसे पूछा है, तो कुछ नहीं, आप लिखिए यक्स वाई जेड, ये सब अनुपात में है, ठीक। इसके बाद आपको क्या करना है, यक्स अनुपात वाई कितना दिया, 8 अनुपात 7, 8 अनुपात 7। इसके बाद दिया वाई अनुपात जेड कितना है, 4 अनुपात 3, ये हो गया। आपको हम बताए हैं जो स्थान खाली है उसके बगल वाली संख्या से भर दीजिए। यहाँ 7 से भर दीजिए, यहाँ 4 से भर दीजिए। चलिए 8 चौक 32, इसके बाद 7 चौक 28, इसके बाद 7 त्रिक 21, ये हो गया आपका अनुपात। यानी यक्स अनुपात वाई अनुपात जेड, इसका मान हो गया 32 अनुपात 28 अनुपात 21। इसके बाद आप चाहे जो पूछ ले 20 से आप लिख सकते हैं। इस तरह से कुछ चीज़ें होती हैं। देखिए ये सब चीज़ें
समझने वाली थी वो समझ लें आप लोग। इसके बाद सीधे सीधे कॉन्सेप्ट पे आप मतलब जो समझिए, इसके बाद सीधे सीधे एक प्रकार से ट्रिक समझिए इसको, या आप कह सकते डायरेक्ट करने के लिए। बस देखिए हो सब कुछ वही चीज़ रहा है, जो पीछे समझा है ना इसमें भी वही हो रहा है, बस आप देख नहीं पा रहे हैं। अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो वो हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमको इसके वाले इसमें 4 से गुणा कर दिए ले जाके दूसरे वाले लाइन में, और पहले वाले लाइन वाला उठा के दूसरे में हम गुणा कर दिए 7 से। ठीक है, यहाँ देखिए 7 से गुणा है, यहाँ से यहाँ 4 से गुणा है। ठीक है, तो सब कुछ वही हो रहा है, आप बस समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज़ को। तो आप समझ सकते हैं अगर समझना चाहें तो, नहीं समझना चाह रहे हैं तो कोई बात नहीं, ये आपके पास रामबाण है, इसको आप यूज करिए, हमेशा हम हर जगह निकल जाएगा इससे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और भी क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड हैं उसके बारे में बात करेंगे। आज लगभग सारे कॉन्सेप्ट जो थे, मतलब अनुपात समानुपात के जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो सब हो गए हैं, बाकी जो क्वेश्चन वाइज आएगा मिलेगा उसको हम समझाते रहेंगे। चलिए, तो आज की क्लास यहीं रोकते हैं। उम्मीद करते हैं क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए। धन्यवाद।